केंद्र के किए गए कार्यक्रम और प्रदेश के द्वारा किए गए कार्यक्रमों पर चर्चा करके उस प्रस्ताव को पारित किया और हम सबको दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों का भी और अन्य नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला है। अभी अभी हम सबको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हम सबको ओजस्वी, सारगर्भित और तथ्यों से परिपूर्ण ऐसा वक्तव्य भी हम सबको सुनने को मिला है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ये समापन का सत्र है और इसलिए कुछ तथ्यों के बारे में आप सबके सामने ध्यान में लाना ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं सबसे पहले तो आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 2016 में 12-13 जून को यही लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उस समय हमारे अध्यक्ष ने जो राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए जिन बातों के बारे में गौर किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने समापन भाषण में भी उस बात को कहा था, वह मैं पंक्ति आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। वो पंक्ति यह थी कि बीजेपी इज द पार्टी ऑफ द भारत प्रेजेंट एंड बीजेपी विल बी द पार्टी ऑफ भारत फ्यूचर। ये बात 2016 में कही थी। यानी भारतीय जनता पार्टी आज के लिए भी वह उतनी ही महत्वपूर्ण है और वह आज की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भविष्य की भी पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मित्रों, हम सबको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है वह जिम्मेवारी कोई मौसमी नहीं है, वो जिम्मेवारी कोई सीजनल नहीं है, वो जिम्मेवारी कभी है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। वह जिम्मेवारी सदा सदा निरंतर हमारे कंधों पर है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। और इसीलिए हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। ये भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में तो मध्य भारत में शून्य है, अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है, अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है, और अगर कोई सक्षम है मध्य में तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको समझना चाहिए और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए
कि वी आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 140 करोड़ पीपल, 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करने वाले जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हमने कितने उतार चढ़ाव देखे। मैं तो खैर उस समय छात्र नेता था, 1984 की बात है। हमें कहते थे हम दो, बाकी हमारे दो भी नहीं। ये हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। आज वही पार्टी एक बार अटल जी के नेतृत्व में जहां प्रधानमंत्री के रूप में देश पर राज किया, वहीं अब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार हम अपने आप को शासन में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मैं हूं या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वह अपने कर्म के कारण है और वह अपनी पार्टी में खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारी पार्टी की विशेषता है और इसलिए इस विशेषता को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मैं कई बार देखता हूं, मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्ष जी से, सभी लोगों से चर्चा कर रहे थे। मैं हमेशा कह रहा था वी आर दी पॉलिटिकल पार्टीज और वी आर दी पॉलिटिकल पार्टी, हम वो राजनीतिक दल हैं और हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसे इस बात का बोध होना चाहिए जो समय की परिस्थितियों को परिवर्तित करने की ताकत रखता है। इस नेतृत्व को हमकी क्षमता देनी है और इसीलिए हम कहते हैं कि हम पोस्टमैन नहीं हैं, हम सिर्फ आपकी बात को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं, हम उसमें वैल्यू एडिशन करने वाले लोग हैं, हम परिस्थितियों को बदलने वाले लोग हैं। और इसलिए, और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के साथ आप भी नेता हैं और हम भी नेता हैं। ये अलग अलग नहीं होते। किसी स्थान पर हम नेता होते हैं तो सामने वाला कार्यकर्ता होता है, किसी स्थान पर आप नेता होते हैं और आपके सामने कार्यकर्ता होता है। हम नेता और कार्यकर्ता एक है। जो नेता होता है वो पहले कार्यकर्ता होता है और इसीलिए मैं नेतृत्व मतलब यहां बैठे सब लोगों को और ऊपर बैठे सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ताकत रखता है, इस मानसिकता से चलने वाला व्यक्ति। मैं जब यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, कॉलेज में, तो मैं बार बार बोला करता था, देखो भैया, छुई मुई हो तो हमारे कार्यकर्ता मत बनो, अगर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तो हमारे कार्यकर्ता मत बनो, अगर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हो तो कार्यकर्ता बनो। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। और मैं आपके सामने अभी 2024 के नतीजों के बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, आज अब मैं ये नहीं कहता कि कोई पास हो गया या फेल हो गया और उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन पास होता है, कौन फेल होता है। लेकिन आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में
जितने आपके एमपी जीत करके आए वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीरो रही है। जीरो, एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%। और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है। अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। यह कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं चुनाव की दृष्टि से बातचीत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये पार्टियां बैसाखियों पर खड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज के आधार पर खड़ी पार्टी है, पैरासाइट पार्टी है, परजीवी पार्टी है। ये अपनी ताकत पर खड़ी नहीं होती। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये सारा जोड़ लें तो मैं दोबारा बोलता हूं कि उनकी संख्या हमारे 240 से भी कम पड़ती है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम अपने बारे में जब आत्मचिंतन करें तो सारी बातों को गौर से ध्यान में रख करके आगे के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए चले। ये हमारी जिम्मेवारी होगी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप सब लोग भी इस चर्चा को सुनते रहे कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं और वो संविधान के साथ साथ संविधान की हत्या भी करते हैं और प्रजातंत्र की भी हत्या करते हैं। इस तरीके की पार्टी है जिसको जो संविधान के रक्षक बनकर के आजकल घूम रही है। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है कांग्रेस पार्टी ने, 90 टाइम्स। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया और वह भी पार्लियामेंट में बोल करके लगाया कि यह टेम्पररी है, इसको उठा दिया जाएगा और हम चुनाव राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। इस बात को हम कह करके चलते हैं। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे, ये संविधान के रक्षक बन गए। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार प्रयास होता है
धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वो दोबारा धर्म पर आरक्षण लगाने का प्रयास करती है। बोलिए ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आगे आने देना है क्या? ये संविधान के रक्षक है क्या? ये संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। अभी इनको बहुत पीड़ा हुई जब हमने ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का तय किया। इनको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन सच्चाई क्या है? संविधान को एक बार नहीं, बारंबार अगर किसी ने आघात पहुंचाने का प्रयास किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है और इनके नेताओं ने किया है। उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात और बार बार कहता हूं और मैं उसको फिर से यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। देखिए, देश को आगे ले जाने का रास्ता अगर है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए और ये हमारे ध्यान में बारंबार गूंजता रहना चाहिए दिमाग में कि इसके वाहक हम ही हैं। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं है। आप बताइए, आपके यहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए, तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपा करके उस 2020 के 6 जून का, जुलाई का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम लोगों ने देखा। हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी, हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी। और मैंने पहले भी कहा था, मैं इसलिए पत्रकार बंधु भी नोट कर लें, सारे चुनाव में मैंने कहा राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और यहां मैं ये फिर से बताना चाहता हूं, 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के बनाने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। ये हमारे वाक्य हैं जो हम लोगों ने प्रस्ताव में पारित किया था। और इस वाक्य के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार एक साथ कई सरकारों की आहुति दी, कई बार लड़ाई लड़ी, कई बार जीते, कई बार हारे, कई मुसीबतें सही। लेकिन यह भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कल कमलों द्वारा भव्य रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वो भी हम लोगों ने इतिहास में दर्ज होते हुए देखा। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, हमारी विचारनिष्ठ पार्टी। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा एकात्म मानववाद, उस समय लोग बोलते थे हमें ये एकात्म मानववाद समझ में नहीं आता है। और जब हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, और हमारी जब राजस्थान में सरकार बनी, जब हमारी हिमाचल में सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तो उसी को कार्यान्वित करने के लिए हम लोगों ने अंत्योदय शुरू किया। और उसी का सरलीकरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोगों ने 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में अपने विरोधियों से सुना, बारंबार सुना, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल।
आपकी इकोनॉमिक मॉडल क्या है बताओ, आपकी अर्थनीति क्या है ये बताओ। वो अर्थनीति को सरलीकरण के जाने के बजाय जटिल बना रहे थे। वो सामान्य व्यक्ति को समझ में न आए इस तरीके से अपनी अर्थनीति की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी अर्थनीति को सरलीकरण करके हम सबके सामने रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी विषय को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। मैं यहां जब आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वी आर दी ओनली कैडर बेस्ड पार्टी। इस बात को आप ध्यान में रखिए।